अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान के एक नए और बेहतरीन एपिसोड के साथ जनाब हम हाजिर हो चुके हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और दुआ करते हैं कि आज का दिन आपके लिए पुरसुकून, सेहत और जनाब खुशियों भरा साबित हो। और नए जज्बे और अहम मौज़ूआत के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जनाब मेरी को होस्ट माहम जाहिद कुछ ही देर के बाद ज्वाइन करेंगी। और नाज़रीन, अगर आप देखें तो इस वक्त भी जब मैं दफ्तर आ रहा था तो सुबह सवेरे यूं लगता है कि जिस तरह गर्मी जो है वो अपने पीक पर जा चुकी है। हालांकि अभी बहुत सारा इंतज़ार जो है वो बाकी होता है। दोपहर में जो पारा है वो तो बस आप ना ही पूछिए कि कहाँ जा पहुँचता है। मुल्क भर में अगर हम देखें तो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और सूरज की तपिश जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और कई इलाकों में शदीद गर्मी के साथ गर्द आलूद हवाओं का खदशा भी मौजूद है। इस गर्मी से आपने खुद को कैसे महफूज रखना है, कौन सी ग़िज़ाएं जिस्म को तवानाई और ठंडक फराहम करती हैं, आज हम आसान और मुफीद एहतियाती तदाबीर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ईरान और अमरीका में डील की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक अहम पैगाम और खुसूसी ख़त लेकर ईरान पहुंचे हैं। क्या ईरान और अमरीका वाकई किसी बड़ी डील के करीब हैं? इस पर भी माहिरीन की राय जानेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हम देखें तो जनाब पोलिंग का दिन गुजर चुका है और वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जिनका इजहार किया जा रहा है। सवाल ये कि इक़्तिदार का ताज आखिर किस जमात के सर सजेगा। और आज असाम सियासी मंजरनामे का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। हफ्ते का आगाज़ है तो सितारों की चाल और किस्मत का हाल भी आपके सामने आज हम रखेंगे। इसके साथ चंद 100 रुपए में मिलने वाले जो चश्मे हैं लगते तो बड़े स्टाइलिश हैं, लेकिन ये हमारी आंखों के लिए किस कदर नुकसानदेह हैं और अच्छे चश्मे की पहचान आपने कैसे करनी है, ये गुर की बात आज हम आपके साथ शेयर करने वाले। जनाब, आपने जिंदगी से जुड़े अहम मामलात को समझने के लिए सुनो पाकिस्तान के साथ रहना है, शो को एंजॉय करना है और अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर देना है। आपके कमेंट्स जनाब हम उन्हें पढ़ते भी हैं। कायदा आगाज़ कर लेते हैं प्रोग्राम का। इस वक्त देखा जाए तो खित्ते की सूरत हाल खासी नाजुक है। पाकिस्तान खित्ते को बड़ी तबाही से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक खुसूसी और इंतहाई अहम ख़त लेकर तेहरान पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के लिए खुसूसी ख़त ईरानी क़यादत के सुपुर्द किया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में जहाँ ये दावा किया कि वो ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं, वहाँ ये धमकी भी दे दी है कि अगर मुआहदा ना हुआ तो वो फ़ौजी ताकत से ईरान का यूरेनियम तल्फ कर देंगे। और सूरत हाल बदल रही है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका के मुतज़ाद बयानात मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान अपने अरबों डॉलर के मुंजमद असासों की बहाली चाहता है, जबकि अमरीका इन असासों को खलीजी ममालिक की तामीर नौ में लगाने का मनसूबा बनाए बैठा है। ऐसे में दिलचस्प बात यह कि लबनानी फ़ौज के सरबराह भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। इन तमाम कड़ियों को जोड़ने और पाकिस्तान की अजीम सिफारती कोशिशों का तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दिफाई उमूर, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को भेजे गए खुसूसी ख़त और पैगाम की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस ख़त का बुनियादी महवर क्या हो सकता है और क्या पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान गारंटर बनने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पहले तो बहुत ही अच्छे मौज़ूआत थे सारे के सारे आज के दिन के। उम्मीद है कि लोग इससे इस तरह जो है वो फ़ायदा हासिल करेंगे। जहाँ तक एक छोटी सी बात है कि इक़्तिदार का ताज तो सियासी पार्टियों के सर तो सजेगा ही, ज़ाहिर है कि आज वो 2-3 पार्टियां हैं उन्हीं के सर सजता है। अवाम के जिस दिन सर ये ताज सजेगा उस दिन मेरे ख्याल में सही जमहूरियत बहाल होगी। अब बाकी यह है कि मौसमी जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, इनका कसरत से इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और यही हमारे जो इलाकाई ड्रिंक्स थे, लस्सी थी और सत्तू थे, ये चीज़ें हमारे लिए बेहतरीन होती हैं, बजाय इसके कि हम जो फिजी ड्रिंक्स पीते हैं वो हमारे लिए उनकी तासीर ठंडी नहीं होती। ये तो यहाँ का मौजू है। जहाँ तक आपने ईरान और पाकिस्तान और गारंटर की बात की, देखिए पाकिस्तान की पोजीशन गारंटर बनने की नहीं है, मीडिएटर बनने
करने की है और सीज फायर करवाने वाले की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकासद में अभी तक कामयाब हो चुके हैं, यानी कि दो ममालिक को आपस में बिठाना, जो कि 47 साल से दूरियां इख्तियार किए हुए थे, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते थे। ये बज़ाते खुद एक बड़ी कामयाबी है। बेशक। उसके बाद जो है वो वहाँ सीज फायर का करवा देना, ये दूसरी कामयाबी है। तीसरी आलमी जंग को रुकवा देना, जो बिल्कुल उस दहाने पे खड़ी थी। फिर जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल की धमकी जो थी, उससे भी जो है वो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह सेव करवाया। ये आपकी एक और बड़ी कामयाबी थी। फिर जो सीज फायर के बाद हुर्मुज़ को खुलवाया हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, ये एक उससे भी बड़ी कामयाबी थी। हाउएवर, अब की सिचुएशन ये है कि लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सारी चीज़ों को ज़रा तूल देना चाहते हैं। वो अच्छा। चाहते हैं कि किसी बहाने मिड टर्म इलेक्शन गुज़र जाएँ। कभी 2-4 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन। देखिए ना, अगर हम ये देखें कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग डोनाल्ड ट्रंप टू स्ट्राइक अ डील, पहली बात ये है। 2025 में जो डील मिल रही थी, क्या अब डील उससे बेहतर मिलेगी? यानी कि जब ईरान ने ये कह दिया था ओमान के हाथों कि जनाब हम ज़ीरो एनरिचमेंट के ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो फिर बात नहीं मानी गई थी। तो क्या जेसीपीओए यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था, उसके जो 2015 में ओबामा के दौरे हुकूमत में बना था, क्या उससे बेहतर डील लेने जा रहे हैं? तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ये सारा क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान की भी पोजीशन को वल्नरेबल बना रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें जो सिद्क़े दिल से सिर्फ दुनिया के अमन और इस्तेहकाम और अपने खलीजी ममालिक के दोस्तों और भाइयों के लिए जो की जा रही हैं, उनको क्यों आप जो है वो सवालिया निशान उन पे उठवाते हैं? अब जो मोहसिन नकवी साहब वहाँ तशरीफ लेके गए हैं, ज़ाहिर है रियासत और हुकूमत की मर्ज़ी से गए हैं और पूरी इसके ऊपर सोच विचार करके गए हैं। लेकिन इसके अंदर एक इश्यू ये है कि ईरान ये बात कभी नहीं मानेगा। मेरी अभी 5 दिन पहले रज़ा अमीरी मुक़द्दम जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनसे बिल्कुल 1-2 घंटे की नशिस्त हुई थी और सही। उसमें बॉटम लाइन ये थी कि वो उन्होंने कहा हम हरगिज़ अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि हमने अल्लाह को सजदा कर लिया हुआ है। ये बात तय हो गई। अब वो जो शिकस्त है, जो अमेरिका को मुख्तलिफ मैदानों में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, जंग के मैदान में, हुर्मुज़ के मैदान में, सिफारती मैदान, सियासी मैदान, तो इस सब के अंदर जो अमेरिका को एक मुश्किल पेश आई, ऐसी सूरत के अंदर ये कैसे हो सकता है कि वो फतह इनके सर कर दें? फतह याब तो मैं ये कहूँगा कि ईरान भी उस तरह से नहीं हुआ, अमेरिका भी नहीं हुआ। बात फतह और जीत की नहीं है, बात है इंसानियत की। ईरान में इंसानियत तड़प रही है, मुश्किलात का शिकार है, बेरोज़गार लोग तकरीबन 23 लाख उनका फिगर पहुँच चुका है और साथ ही साथ जो है फैक्ट्रियाँ, दीगर चीज़ें बंदिश होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। तामीरात नौ करनी है। अब अमेरिका अगर ये कहे कि उनके फ्रोज़न एसेट्स जो हैं, वो हम उनको अदा नहीं करेंगे या अगर अदा करेंगे तो हम उनके ये शराइत होंगी कि वो यहाँ इस्तेमाल हो, नहीं, ये आप नहीं कर सकते। ये आप ये नहीं हो सकता कि एक गरीब आपसे जो है वो सुबह माँगता है पैसे कि जनाब मुझे आप नाश्ते में पैसे दे दें, तो आप उसको कहें नहीं आप ये अंडा नहीं खाएँगे, आप इसकी जगह सालन खाएँगे, पराठा नहीं खाएँगे, रोटी खाएँगे, ये नहीं होता। ये उनकी मर्ज़ी है, उनका पैसा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, ये कोई बड़ी मज़ाहिका ख़ेज़ बात है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। और जिस तरह से आप अमीरी मुक़द्दम साहब के साथ मुलाकात का हवाला भी दे रहे हैं और मोहसिन नकवी का जो ये दौरा है वज़ीर दाखिला का, ये पहले भी वो इससे पहले भी ईरान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो मुनफ़रिद चीज़ है वो किसी ख़त का ज़िक्र हो रहा है। उस हवाले से भी बताइएगा, उस ख़त में मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है, कौन सा अहम पैगाम है और किसका है? देखिए, अमेरिका का पैगाम है, इसके अलावा तो ज़ाहिर है हमारे लिए तो ख़त देना कोई मसला नहीं है। मेरे ख़्याल में फ़ील्ड मार्शल साहब का, वज़ीर-ए-आज़म साहब का बराह रास्त रवाबित मौजूद हैं, इसलिए उनको किसी भी ख़त और किताबत की ज़रूरत नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर है खुद जा रहे हैं। ख़त तो अमेरिका का ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ख़त में यही है कि भई आप कोई उनको एक फेस शेविंग तो दें, ये मेरा ख़्याल है, गुमान है।
और इसमें आप देखिए फेस शेविंग तो देनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो फेस शेविंग देनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका बहरहाल एक ताकत है, वो हम्म। दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलहदा बात है कि जब अभी उन्होंने थोड़ा-सा दोबारा हमले शुरू किए, तो आपको पता है कि खलीजी ममालिक ने, जिनमें कुवैत वगैरह शामिल थे, उन्होंने कहा जनाब बस हो गई है, हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा हमारा तो सत्यानाश हो गया। आपने 4 हमारी इंडस्ट्रियाँ, जिनकी बुनियाद के ऊपर हमारी मईशत चल रही थी, दौड़ रही थी, वो बंद करवा दी। तेल और गैस की पैदावार खत्म हो गई, एविएशन इंडस्ट्री बंद हो गई, जी। इसी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो गई और साथ ही साथ जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी उसका भी हम्म। खात्मा हुआ। ऐसी सही। सूरत के अंदर आपको पता है गर्मियों के शदीद दिन हैं, जंग पे ग्राउंड के ऊपर जंग करना, फिलहाल मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मुझे मालूम है कि ये जंग इस टाइम पे ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है इन सही। खासकर गर्मियों के दिनों के अंदर। हम्म। दूसरी जानिब जो है वो अगर आप ये कहें कि टेक्नोलॉजी तो अमेरिकन जहाज़ों की कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है ना, इसी वजह से हम्म। उन्होंने फ़िज़ाई हमले अपने मुनक़ता कर दिए, एक अरसा हो गया। फ़िज़ाई हमले देखें, जो F-35 का गिरना था, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक हिस्टोरिक बात है। और अगर ये एक F-35 स्टेल्थ जहाज़ की टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो अमेरिका का जो सरताज था, वो हम्म। तो गया। तो अब वो किससे हमला करेंगे? 43 जहाज़ों का गिर जाना अमेरिका का, ये जी। मामूली बात नहीं है। 8-0 का इशारा करते हुए पूरी दुनिया जो है वो हँसती थी नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो हम्म। आज जो 43 का फिगर है, आप देखें ना, वो भी एक कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, फिर हम्म। उसके बाद अगर आप नेवी की बात कर लें, जो पहले स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स, कोई भी एक बहरी जहाज़ उनका जाता था, तैयारा बरदार, जी। जिनको हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, तो हम्म। वो पूरी दुनिया की टांगें काँप जाया करती थीं। और खुद सदर ट्रंप ने ये कहा कि ये वेनेज़ुएला नहीं है ईरान। हम्म। यानी कि वेनेज़ुएला में आपने मामलात किए हुए थे, यहाँ आपके मामलात नहीं हुए। अमेरिका ने अभी तक जो भी अपनी बातें कही थीं, वो पूरी नहीं हुई। जो उनके अहदाफ थे, उनमें से एक भी हासिल नहीं हो बिल्कुल सका। हाँ, अहदाफ हासिल नहीं हुए। और जिन बम्बार तैयारों का आप जिक्र मोहसिन कर रहे नकवी हैं। साहब का जी। जी, मैं मोहसिन नकवी साहब का देखें, गारंटर पाकिस्तान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक तरफ ईरान है, और हम्म। अगर कोई वहाँ से देखे ना गलत बात होती है, तो फिर जी। अमेरिका के हवाले से किसी भी अड्डे पे हमला होता है, तो अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान तो एक बिल्कुल ये आपकी बात अपनी जगह बजा है कि पाकिस्तान सिर्फ मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, गारंटर नहीं बनना चाहता और ना बन सकता है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बम्बार तैयारों की बात हो रही थी कि वो उड़ते थे, तो जनाब वाकई दुनिया जो है वो फिक्रमंद हो जाती थी। अब अमेरिका के जो F-35 तैयारे गिरे हैं, देखिए ज़मीनी तौर पर तो ईरान में घुसना अमेरिका के लिए मुमकिन ही नहीं है, और फ़ज़ाई नुकसान जो है जिस तरह से उठाया अमेरिका ने, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो दावे कर रहे हैं कि ईरान का जो यूरेनियम है उसको हम तल्फ कर देंगे, तो वो फिर किस तरह से ये दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं, वो किस तरह से इसको अमल दरामद कर सकते हैं इस पर, और किस तरह तल्फ कर सकते हैं यूरेनियम को? देखिए, हमें हमारे नाज़रीन को ये बात समझना पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसराइल के साथ मिलके 2025 पे हमला किया, फरदौ के ऊपर, नेतन्स के ऊपर जी। और दीगर जगह के ऊपर। हम्म। उसके अंदर हासिल क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने तमाम इनका न्यूक्लियर ख़त्म कर दिया। ये 8 महीने में दोबारा न्यूक्लियर आ गया। ये इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर उनका मकसद ही नहीं है। और अगर वो न्यूक्लियर पे ज़ीरो एनरिचमेंट पे बात कर रहे थे, उनका 11 टन न्यूक्लियर जो लाइट एनरिच्ड यूरेनियम है वो रशिया में पड़ा है, हैवी वाटर ओमान में पड़ा हुआ है। उसके बाद हमले किए गए, आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास नहीं है। और कोई फिर ये भी बताया गया कि उनके पास जो 440 केजी इस टाइम पे जिसका कहा जाता है कि वो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, और उसको चंद हफ्तों के अंदर वेपन ग्रेड के अंदर बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन अब देखना यह है कि आयतुल्लाह अली खामेनाई जो हैं, उन्होंने तो एक फतवा दिया था, लेकिन क्या आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई जो हैं वो ये सोचने पे मजबूर नहीं है कि उनका सर्वाइवल सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर है? और यही है कि रजा बकाई ने, जो उनके तर्जुमान है, उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पुरअमन प्रोग्राम जारी रखना आईएईए के मुताबिक हमारे जो है वो इख्तियार है।
अब जो न्यूक्लियर वेस्ट की बात की जा रही है या न्यूक्लियर डस्ट की बात कर दी जा रही है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम हासिल कर लेंगे, तो भाई मेरे ये मुझे बताएँ कि मई 2025 से लेके आज जो है वो जून 2026 हो चुका है, ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इस्तेमाल हुई? ये बताइए कि ये 40 रोज़ा जंग जो थी, इसके अंदर अमेरिका की ये टेक्नोलॉजी जो है वो किधर चली गई थी? क्या शक्कर-कोला पीने चली गई थी? और इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है, ये अब क्यों नहीं इस्तेमाल की जा रही? ये बातें हैं कहने सर की। लास्टली असल इस पर में भी कमेंट आपका चाहेंगे, ये बता दीजिएगा कि हम देखते हैं कि इसराइल का बड़ा हदफ लबनान है। लबनानी आर्मी चीफ जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। इस दौरे से मुतालिक आपकी रीडिंग्स क्या हैं? आने वाले दिनों में लबनानी फौज इसराइल के खिलाफ क्या कोई बड़ी जंग शुरू करती दिखाई दे रही? शरीकों को तो आग लगी है, इससे ये बाकी कुछ हो ना हो, ये जो जी। जलन की आग है, ये जो हसद की आग है इसराइल की पाकिस्तान के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनको खुद ही कोयला कर देगी। हाँ, इसके बहुत सिग्निफिकेंस है। इसकी पहली सिग्निफिकेंस ये है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसका मास्टर है। और अभी जो पूरी दुनिया का सामने आया है नक्शा, जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल और मोस्ट मॉडर्न जो हमने टेक्निक्स का इस्तेमाल किया पाक इंडिया जंग के अंदर, उसके बाद कोई ऐसी जंग नहीं हुई, खासतौर पे दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान। इसलिए पहली बात यह है कि स्ट्रेटेजिक इसके पहलू बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, इसका दिफाई मुआहदात हैं, ज़ाहिर है हम दिफाई मुआहदात, और ये जो लबनान के आर्मी चीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ईरान का एक किरदार है। और ईरान जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक अमन का जो पैगंबर बनकर वो सामने आए, लोगों के लिए पैगाम बिल्कुल लाए। ठीक है, यानी इस दौरे के अंदर ईरान जो है हिमायत शामिल है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अमीर गुल साहब आपके वक्त का। और यकीनन लबनानी आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान आना बड़ा सिग्निफिकेंट है। और यकीनन जो दुश्मन है, इसराइल की आप बात कर लें, इंडिया की आप बात कर लें, उन्हें इस पर बहुत सारी मिर्चें लग रही हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं कि जनाब हम ईरान का यूरेनियम तल्फ कर देंगे, वो आप किस तरह से करेंगे? आपने हुर्मुज़ बंद है, पानियों से आपको रसाई नहीं है, लैंड लॉक कंट्री है, ज़मीनी रसाई नहीं है, और जिस तरह से आपके जो F-35 हैं ईरान ने वो मार गिराए हैं, तो फ़ज़ाई हमला भी करने का आप सोच नहीं सकते। तो अब बेहतर यही है कि जनाब को मुज़ाकरात जो हैं उनको कामयाब बनाने के लिए कोशिश की जाए। और अब लगता भी यही है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो ईरान पहुँचे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट ख़त लेकर पहुँचे हैं, तो जल्द ही हम कोई बेहतर नताइज जो है हम के हवाले से देख सकेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मैं आ गई हूँ तो मौसम की तो बात करेंगे। मौसम और आप में एक चीज़ यकसा है, बरम होना। लेकिन तो जनाब मौसम भी भी सवा नेज़े पे अमाम। और देखें तो जनाब अगर इस वक्त जो पारा है 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की बातें हो रही हैं। और अभी से यानी हम जिस तरह से इब्तदाइये में भी बात कर रहे थे कि सुबह सवेरे ही जब हम दफ्तर आ रहे थे तो तभी से लग रहा था कि जनाब हम दोपहर में दफ्तर जा रहे हैं, इतना दर्जा हरारत बढ़ चुका था। तो खुदारा अपना ख्याल करें। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी जान लेते हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात जनाब इरफान विल्क साहब ने ज्वाइन किया। इरफान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर अभी तो जून का आगाज ही है और पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की प्रेडिक्शन सामने आ रही हैं। इस साल गर्मी की इस गैर मामूली शिद्दत की सबसे बड़ी वजह आपके नजदीक क्या है? देखिए, जो बेसिकली जो होता है ना, हमारे यहाँ बारिशें मगरबी हवाओं के सिलसिले आते रहते हैं। तो इस जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत वार्म हो चुका है मौसमियाती तब्दीली की वजह से। खास तौर पे जो हमारे यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है वो हवा में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इससे पहले इतनी ज्यादा जो है ना एटमॉस्फेयर में नहीं थी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर वार्म हो चुका है। अब थोड़ी सारी भी आपके पास कि आपको पता होगा कि पहले भी लाहौर में लू जैसी कैफियत आपके पास मई और जून में हुआ करती है, लेकिन आपको अब महसूस क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत वार्म हो चुका है। जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो वो ज्यादा वार्म होती है थोड़ी देर के लिए। अच्छा इरफान साहब, अगर कराची की हम बात करें, जैसे साहिली शहर में पारा 45 डिग्री बताया गया, लेकिन एहसास 50 डिग्री से ऊपर महसूस हो रहा है। कराची के शहरियों के लिए अगले 4-5 दिन कितने खतरनाक हैं? देखिए, कराची वालों के लिए ये मैं कहूँगा कि अगले 3 से 4 रोज जो जितने भी हैं, ये रवा हफ्ता जो पूरे का पूरा जो है वीकेंड तक
जो है ना बहुत एहतियात करें, क्योंकि कराची में भी जो है वो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और क्योंकि मॉइस्चर, क्योंकि वो समंदर के पास है, मॉइस्चर फौरन आ जाता है, तो वहाँ पर फील लाइक टेम्परेचर ज्यादा अच्छा इरफान साहब, दुनिया भर में अगर हम देखें तो जो माहिरीन मौसमियात हैं वो क्लाइमेट चेंज को शदीद गर्मी की लहरों की बड़ी वजह करार देते हैं। पाकिस्तान में जो मौजूदा हीट वेव है, आपको किस हद तक आप समझते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज से एसोसिएट है? क्या इस हीट वेव के दौरान मजीद कोई गर्द आलूद हवाएं और मिट्टी के शदीद तूफान भी मुतवक्के हैं? देखिए, जो पाकिस्तान ज़ाहिरी बात है, जो मौसम है उसकी कोई हदूद नहीं होती, कोई सरहद नहीं। इसलिए जो मौसमियाती तब्दीली अगर दुनिया के दूसरे खितों में महसूस हो रही है, तो लाजमी तौर पे उसका इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान में भी है। अब पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि अभी जैसे अप्रैल में बड़ा अच्छा गुजरा, मार्च में आपको थोड़ी सारी गर्मी महसूस हुई। इसके अलावा जैसे मई है, मई का कुछ दिन जो है ना बहुत अच्छे गुजरे, कुछ दिनों में बहुत गर्मी हुई। तो ये अभी जब आगाज हुआ जून का तो बहुत प्लेजेंट था, और यकदम गर्मी आ गई। ये जितने भी हैं चीजें हैं, ये सारी मौसमियाती तब्दीली की वजह से यकदम जो वेदर का पैटर्न चेंज होना, जो बार बार हम कहते हैं कि वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, वेदर पैटर्न चेंज, तो ये उसी की अच्छा इरफान साहब, अगर हम हीट वेव की बात करें तो कब तक, कितने दिन तक ये खदशा बरकरार रहेगा और बढ़ भी सकता है? शिमाली इलाका जात में हीट वेव के क्या असरात होंगे? देखिए, ये जो हीट वेव होगी ये रवां हफ्ते जारी रहेगी। वीकेंड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है कोई एक वेदर सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा जो इस हीट वेव को ब्रेक करेगा। और ये इंटेंस हीट वेव जब होगी तो इंटेंस हीट वेव के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे डस्ट स्टॉर्म वगैरह, खास तौर पे जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म भी आ सकता है। अगर शुमाली इलाका जात की बात करें तो ये हीट वेव के दौरान शुमाली इलाका जात में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे नॉर्मल से ज्यादा। सही, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और जी का खदशा जो है इस हफ्ते तक बरकरार रहेगा, तो ऐसे में अपने एहतियात भी करनी है, और मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, और ऐसे में ग़िज़ाएं कौन सी खानी चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए। हीट वेव का जब खदशा हो, मौसम गर्म है तो जिस्म को कैसे ठंडा रखना है, नेचुरोपैथी के जरिए हम जानेंगे इसका हल भी। तो आपने हमारे साथ रहना। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान शदीद हीट वेव की लपेट में है और टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ऐसे में माहिरीन खबरदार भी कर रहे हैं कि गर्मी की ये शिद्दत सेहत के लिए एक संजीदा ख़तरा भी बन सकती है। और हर साल अगर हम देखें तो जनाब लाखों अफराद पानी की कमी, हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक जैसे मसाइल का शिकार होते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी गर्मी से बचाव के हवाले से मुख्तलिफ मशवरे गर्दिश करते रहते हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे, और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए असल फ़र्क तो हमारी खुराक ही बनती है। गर्म तासीर वाली अशिया खाएंगे तो जिस्म में गर्मी मज़ीद बढ़ेगी, और इस गर्म मौसम में जिस्म को ठंडा कैसे रखें ये जानने के लिए हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील मेहरवी साहब को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, मौसम बदलता है, हम अपनी ग़िज़ाएं नहीं तब्दील करते हैं, और ऊपर से हीट वेव का भी खदशा है, पूरा वीक रहना है, तो ऐसी क्या हम अपनी डाइट में तब्दीलियाँ करें कि हम जिस्म भी ठंडा रहे और गर्मी मौसम की बर्दाश्त कर सकें? देखिए, फितरत से हमें सीखना है। ठीक है, फितरत आपके सामने है कि तरबूज इस वक्त जो है वो मार्केट में आम है और 30-40 रुपए आपको किलो में मिल जाता है, तो इसको जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी इस दौर के अंदर या इस वाले सीज़न के अंदर ये बड़ा कमाल का जो है ना अपने फ़ायदे रखता है। तो वाटरमेलन है, उसको आप वैसे भी खा सकते हैं और उसका आप जो डायरेक्टली वो जूस भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे सत्तू हुआ करते थे, सत्तू और शक्कर वाला जो काम था वो बहुत अच्छा था, फितरत और नेचर पे बेस करता था, लेकिन हमने उसको छोड़कर हम कोल्ड ड्रिंक्स और डिफरेंट ऐसी चीज़ों के ऊपर आगे मशरूबात पे, आर्टिफिशियल मशरूबात पे जो है ना वो हम आ चुके हुए। पानी हम नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि चाय पीने की जिनको आदत है वो इन दिनों भी इतनी गर्मी में भी 4-6 कप चाय जो है वो अपना डकारते हैं। पानी की कमी उससे भी होती है, खुश्की भी पैदा होती है, एसिडिटी, तेजाबियत, ब्लोटिंग भी होती है, तो पानी ज़्यादा इनटेक करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो चाय पीते हैं, अगर वो नहीं छोड़ रहे या छोड़ना नहीं चाहते तो उनकी मर्जी है, लेकिन वो एक गिलास पानी पहले पी लें, उसके बाद वो चाय पिए अगर वो नहीं छोड़ते। ठीक है। और उसके बाद फिर कोई जब घंटा गुजर जाए
तो उसके बाद फिर उनको 1 गिलास पानी जो है ना वो लाजमी पीना चाहिए। बिल्कुल और ठीक। पानी, ठंडा पानी जो है ना, इस वक्त हमें ठंडे पानी से इज्तनाब करना है। ये जो हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होता है। और पानी जब भी पिए कोशिश करें कि इन दिनों में आप उसमें काला नमक पीस के घर में पाउडर बना के रखा हुआ हो तो उसकी 1-2 चुटकियाँ या 2-3 चुटकियाँ 1 गिलास पानी में हल करके उसको अगर आप साथ साथ लेते रहेंगे तो नमकियात जो वेस्ट हो जाते हैं, जो अच्छा। डिहाइड्रेशन होती है, वो हमारी जो है ना बड़ी इजीली कवर होती रहेगी और हमें कोई इतना बड़ा और मसला जो है ना वो नहीं आम बनेगा। पानी की बजाय ओआरएस जो है उसका इस्तेमाल भी बेहतरीन है। नहीं, ORS की बजाय आप काला नमक डालें खाली, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें और बहुत कुछ है। अच्छा इसमें मैरवी साहब, ये तो हो गई ड्रिंक्स की बात। अब कुछ लोग जो शुमाली इलाका जात की सैर करके आए हैं, उन्हें भी यहाँ आके गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि ठंडे मौसम से अचानक गर्मी में आ गए हैं। ग़िज़ाएँ उन्होंने कौन सी खानी है, कौन सी सब्जियाँ खानी हैं, दालों में कौन सी दालें खानी हैं कि ताकि उनकी बॉडी भी जो है वो भी ठंडी रहे, वो भी कोई गर्मी का एहसास ज़्यादा ना हो। देखें, अगर हम सब्जियों की बात करेंगे तो आप देख लें कि कद्दू इस सीज़न में है, टिंडे इस सीज़न में है, शलजम है, पेठा कद्दू है, ठीक है ना। इन चीज़ों को हम इग्नोर कर चुके हुए हैं। बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये तो हमारे बच्चे नहीं खाते। बच्चों को आदत हमने डालनी, हम पकाएंगे, खाएंगे, खुद खाएंगे तो उनको आदत डलेगी। अगर हम नहीं खा रहे या इस चक्कर में कि बच्चे नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं पका रहे। तो जो सब्जियां अल्लाह ताला ने, आप देखें फितरत, नेचर जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है। ठीक। आप देख लें जब सर्दियां आती हैं तो जितने ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें जो गर्म करने वाली हैं वो मार्केट में आ जाती हैं। और जब आप गर्मी में होते हैं तो ठंडी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी होती है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, वो आपको जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए। दालों में मूंगी की दाल छिलके वाली अगर पतली बनी हुई हो तो बहुत अच्छी है। काले चने का शोरबा बहुत अच्छा है, लेकिन काले चने का शोरबा होना चाहिए। ये जो हम सफ़ेद चने खा रहे हैं और 12 महीने हम सारा साल और पूरा दिन, मतलब मेरा ख्याल है कि इसमें अगर हम जो हमारे सेक्रेटरी फूड है पंजाब का या जो खुराक के मिनिस्टर हैं हमारे वजीर खुराक हैं, अगर उनसे सिर्फ ये डाटा इकट्ठा किया जाए ना कि लाहौरिये एक दिन में कितने टन चने सुबह खा जाते हैं तो कोई डाटा शायद नहीं मिलेगा। ये हालात हैं। और हम उससे जो तजाबियत भी पैदा कर, जो देखें जो चीज़ तजाबियत पैदा करेगी वो आपके जिस्म के अंदर गर्मी, खुश्की और वो हरारत डेवलप कर देगी जिससे आपको यरकान या जाइंडिस या लिवर फैटी होने के चांसेस आप कई गुना बढ़ा लेते हैं। कद्दू का शेक इन दिनों में बहुत अच्छा है, दूध में डाल के कर लें, कद्दू को पानी में डाल के तो उसका पानी में शेक बना लें, दूध में शेक बना के ले सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे कच्ची लस्सी का इस्तेमाल जो है वो बहुत होता था, दूध में पानी डाल के, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। मैरवी साहब, ये तो आपने बता दी ना कि क्या क्या ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। अच्छा, अगर कोई हीट वेव का शिकार हो गया है, समटाइम्स ऐसे होता है इंसान बाहर निकला है, गर्मी लगी और चकरा के गिर गया, ब्लड प्रेशर लो। अच्छा, उसका पता क्या है कि अगर तो फर्ज करें कि आप बाहर निकल रहे हैं तो घर से जब भी बाहर निकलें या ऑफिस या कहीं भी आप छत के नीचे हों, कहीं भी हों, जब आप वहाँ थोड़ा देर बैठे हैं या एसी में बैठे हुए हैं कहीं, वहाँ से उठ के अगर आप बाहर निकलते हैं तो पहले 1 गिलास पानी पी लें, फिर बाहर निकलें तो आपको कोई ये प्रॉब्लम होगी नहीं। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो माजी करीब में अगर हम देखते हैं तो लोग तौलिया या कोई रुमाल बड़ा सा लेकर उसको गीला करके वो सर पे रख के बाहर निकला करते। हमने सर ढांपना छोड़ दिया है। सर्दियों में आप देखें लोगों ने वो कैप पहनी होती हैं, पी कैप्स नहीं होती, वो सर्दियों में लड़कों ने पहनी होती हैं और गर्मियों में बहुत कम पहनते हैं। फिर वो समझते हैं कि जी बाइक पे निकलना है और हेलमेट है, हेलमेट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आप हेलमेट नहीं यूज करते तो फिर आपको पी कैप जो है ना वो पहननी चाहिए, सर ढांपना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को इस तरह से हीट स्ट्रोक हो जाए तो जहां भी आपको कोई ऐसा पेशेंट, कहीं भी आप मार्केट में है, पब्लिक किसी भी प्लेस पे हैं या रोड्स के ऊपर हैं या घर में कोई पहुंचने के बाद घर में किसी को आने पे अगर हो जाए स्ट्रोक तो आप उसको नीचे लटा दें। नीचे लटाकर आप उसकी दोनों टांगे जो है ना ऐसे थोड़ी सी ऊपर इस वाले एंगल से उठा छोड़ें ताकि उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो सर की तरफ आए। और दूसरा, तौलिया ले लें या कोई कपड़ा ले लें जिसको पानी में ठंडा कर लें और ठंडा करके वो उसके सर पे या ये वाला जो कंधों का बैक वाला पोर्शन है इस वाले जगह पे उसको वो रखें, सीने पे ठंडे पानी का तौलिया भिगो के करके वो भी रखा जा सकता है। जो है ये भी बड़ी ज़रूरी है। और फिर आपने सब्जियां दालें भी बता दी कि क्या आपको खाना चाहिए। लोग ये सब खा भी लें तो आपको पता है कि आम के जो शौकीन हजरात हैं वो फिर जब खाने बैठते हैं तो वो फिर गिनती नहीं करते। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बड़ा हाई है, तासीर भी गर्म है।
उनके लिए क्या पैगाम है, देखिए, वो उसके किस तरह लिए- से खा सकते उसके हैं? अब तो लिए कच्ची ये- लस्सी भी हाँ, लोग नहीं पीते साथ। उसके लिए ये है कि अब आम जो है ना वो दरख्त पे पका हुआ नहीं आ रहा, जी तो वो तो आ रहा है मसाला लगा हुआ और उससे पक रहा है। कच्चे उतार उतार के वो एक पुड़िया रखते हैं साथ उसके, और वो पोटाश की, और वो मुख्तलिफ शहरों को भेज देते हैं, वो यहाँ पहुँचने तक पक जाते हैं। अभी आप देखें कि यहाँ पे आड़ू जो है वो आपको मिलेगा, कच्चे आड़ू आते हैं, उसके ऊपर गुड्डी कागज़ रख के ऊपर उसके वो शावर करते हैं पानी का, जैसे वो आपके शावर नहीं होता घर में कपड़े इस्त्री करने के लिए, वो उसके ऊपर करके शावरिंग उसके साथ, तो उसको एक कुछ घंटे पड़ा रहने देते हैं, तो गुड्डी कागज का जो कलर है वो आड़ू पे आ जाता है। कहते हैं लो जी देखो कितने खूबसूरत हैं। मैं अभी हम कल आए हैं वहाँ से मालम शबा और वाला स्वात वाला एरिया, तो जो वहाँ पे आड़ू खाए हैं वो डायरेक्टली बाग से लेकर या वहाँ से, और यकीन करें कि हालांकि आप बता रहे थे कि डिग्गी में स्पेस भी थी। इतनी बड़ी जो है ना वो पेटी जो है उसके अंदर नहीं, वो आने में पता है कि जो वहां से पके हुए ना मैं लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ आने तक और जितना जैसे ही स्वाद से इधर निकले हैं तो आगे फिर जैसे ही वो हीट और ये वाला मामला शुरू हुआ है, क्योंकि वो प्योरली पके हुए थे, वो यहाँ पहुंचने तक जो है ना बिल्कुल वो नरम हो गए। ठंडे और मीठे दरिया के पानी के वो पके होते हैं, उनकी तासीर ही और है। बड़े मतलब यह है कि आम जरूर खाया जाए, लेकिन अब आम खाना है तो उसके साथ कच्ची लस्सी नहीं पीनी, उसके बाद नीम गर्म दूध पीना है, तो आप बचेंगे उससे जो मसाला लगा और उसके जो केमिकल इफेक्ट आएंगे। और दूसरी बात है कि आम को या कोई भी फल लेकर आएं तो आप उन सब्जियों को या फलों को जो इतनी स्प्रे, जितने केमिकल्स उसके ऊपर हमने किए हुए, तो आप पहले उसको 2 घंटे कम से कम पानी के अंदर डुबो के रख दें, और उसमें पानी में आपको 1 चम्मच सिनामन ऑयल जो होता है ना, दालचीनी का तेल, वो 1 चम्मच छोटा चाय वाला जो है वो उसमें डाल देना चाहिए, ताकि वो जो केमिकल इफेक्ट है वो निकल जाए। और उसके बाद आप उसको आम खाएं, फिर जितने मर्जी खाएं, और उसके बाद कच्ची लस्सी के बजाय नीम गर्म दूध पीना है, क्योंकि कच्ची लस्सी वो उस वक्त पी जाती थी जब हम देसी घी, देसी खुराकें, देसी पंजीरी और हर चीज़ हमारी देसी थी, और उस वक्त हमारी नेचुरल हरारत अपने लेवल पे होती थी, और आम चूंकि दरख्त का पका हुआ होता था उस दौर में, तो हम वो आम इनटेक करते थे, तो उससे हीट हमारी हरारत जो है ना नेचुरल वो थोड़ी सी और बढ़ जाती थी। अब नेचुरल हरारत जो है ना वो बहुत कम है लोगों के अंदर पूरी हो, अननेचुरल जो हरारत है वो बहुत ज्यादा है। तो अब जो है ना वो उस दौर में कच्ची लस्सी ठीक थी, अब इस दौर में चूंकि दरख्त पे पका हुआ आपको आम नहीं मिलता, इसलिए अब इस आम को जो कि मसाले के साथ तैयार होकर आ रहा है, इसके बाद कच्ची लस्सी के बजाय आपको नीम गर्म दूध आप पियेंगे तो आपको जो है वो फायदा करेगा। आम जैसे जितने मर्जी खा लें, लेकिन उसको पानी में पहले दालचीनी वाले वो तेल डाल के उसमें डिप करके। मौलवी साहब इजाजत दे रहे हैं, चाय की भी, आम भी, जितने मर्जी। नहीं, जिन्होंने बाज नहीं आना क्या करें वो लगे हुए, वो निकोटीन पे है ना, वो आदत है निकोटीन की। लेकिन जैसे आपने कहा ना पानी पी लें, पानी पीना चाहिए, कर रही हूं कि पानी पी रही हूं, मतलब ज्यादा इनटेक पानी कर लें ताकि वो आपके। अच्छा, गर्मी जिस तरह होती है हमें प्यास भी बहुत लग रही होती है, जैसे आपने कहा था कि ठंडा पानी इस तरह ना पिए, हम आते हैं और फौरन से तलब ही ठंडे पानी की, तो उसमें क्या करें? आते साथ हम एसी में देखें, जब आप ठंडा पानी पियेंगे तो आपको वक्ती तौर पे तो इधर ठंड फील होगी और आप करेंगे मजा आ गया, हाय ठंड पड़ गई, सुकून हो गया, लेकिन कुछ देर बाद आपका मैदा ठंडा, तो आपके पूरी बॉडी के पट्टे खिंच जाएंगे, पूरी बॉडी के असाब खिंच जाएंगे, जोड़ों में प्रॉब्लम आएंगी, लॉन्ग टर्म में सही आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों में दर्दें आएंगी। तो अब वो देख रहे ना कि जो लोग गर्म मौसम में होने के बावजूद भी, मतलब मुझे याद है कि सी पैक जब सिब्बी और जैकबाबाद के एरिया से बन रहा था, तो उस वक्त हमने देखा कि कोरियन यहाँ पे और चाइनीज जो काम कर रहे थे इंजीनियर्स वगैरह, या उनका अमला जितना आया हुआ सी पैक पे काम कर रहा था, वो इन दिनों में जहाँ पे दर्जा 50 से 55 के करीब सिब्बी वाले एरिया में जैकबाबाद में होता है, तो वो उस दर्जा हरारत में भी गर्म पानी पी रहे होते हैं, और हम ठंडे पानी के आदि हैं। अगर हमें ठंडा पानी पीना है तो वो जो हमारा नेचुरल तरीका था ना, घड़ा रखें, हर घर में घड़ा होना चाहिए। अब तो घड़े की जरूरत नहीं है, अब तो कूलर मिट्टी के ऐसे आगे हुए जिसको उन्होंने टूटियां लगा दी हुई हैं, तो आप उसके अंदर पानी रखें, लेकिन नीचे कोई कोनाली या कोई चीज रखनी पड़ेगी, जो कि पानी मट्टी का घड़ा हो या कूलर मिट्टी का हो, कोई भी उसमें से पानी सिमता है, लेकिन वो एक्चुअल आपका पानी है जो आपको सेहतमंद रखेगा, तंदुरुस्ती में लेके जाएगा, बनिस्बत इसके कि हम फ्रीजर से निकाल कर या बर्फ ये वाली लेकर घर वाली, या खास तौर पे ये जो बाजार की बर्फ है, इससे तो मैं कंडेम्ड करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही हाइजीनिकली ठीक ये नहीं बता होती। दें जरा क्विकली कि लोग जो हैं, जिस तरह से आपने कहा सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन लोग सब्जियों में भी गोश्त जो है वो लाजमी ऐड कर रहे होते हैं, प्रोटीन का सोर्स भी है रिच। तो आजकल के इस हीट वेव वाले इतने ज़्यादा दर्द के अंदर ये अमल ठीक है, या हमें सिर्फ जो जिस तरह से आपने जो सब्जियां बताई हैं जो ठंडा मिजाज रखती हैं उन्हें वैसे ही खाना चाहिए बगैर गोश्त शामिल किए?
नहीं, गोश्त अच्छी चीज़ है, प्रोटीन लेनी चाहिए, हमें ये नहीं है। देखिए, प्रोटीन लेंगे तो हमारे मसल जो है ना वो हमारे वर्क करते रहेंगे, इस डर से नहीं। दूसरी बात ये है कि जो सब्जियां अभी बताएंगी ना, जैसे कद्दू गोश्त शोरबे वाला बहुत अच्छा बनता है, टिंडे देसी काले आए हुए हैं आजकल, वो टिंडे और गोश्त बहुत अच्छा बनता है। टिंडे साबुत बनाए जाएं तो मैं कहता हूँ क्या ही बात। क्या बात है, और क्या उसके बाद फिर आपके शलजम गोश्त है और दीगर सब्जियां, दाल, मूंगी की दाल छिलके वाली अगर पतली बनाई जाए उसमें गोश्त डाल लिया जाए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन खुदा दा ना, अब फ्रिज में से गोश्त खत्म कर लें, अब एंडो कर लें इसको, जो किसी के पास रह गया है उड़ा दो यार इसके बाद, क्योंकि 72 घंटे तो WHO ने दे दिए थे, 72 घंटे के बाद कैंसर का बायस बनेगा। ये तो अच्छा इसलिए मैसेज इसे था। वाइड इस मैसेज के साथ बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त का। और खुदारा जैसे मेहरवी साहब ने कहा कि बस गोश्त से अब जान छुड़वा लें, बांट दें, तकसीम कर दें, ख़त्म कर दें, कबाब बना के खा लें, कुछ कर लें और अपना सेहत का ख्याल रखें। गर्मी का मौसम है, हीट वेव का खदशा 1 हफ्ते तक बरकरार रहने, तो अपनी ग़िज़ाएं तब्दील करें, ना कि ये फिजी ड्रिंक्स की तरफ जाएं या ठंडा पानी अपना और अपने प्यारों का जनाब ख्याल भी रखें, बहुत गैर एहतियात जरूरी ना कीजिए। निकलें घरों से। ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के 16 हलकों के अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 8, मुस्लिम लीग नून 2, MWM 1, आज़ाद उम्मीदवार 5 नशिस्तों पर फातेह करार पाए हैं, जबकि GBA 1 गिलगित से PP उम्मीदवार अमजद हुसैन एडवोकेट जीत गए हैं। GBA 4 नगर से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर कामयाब करार पाए, जबकि GBA 7 स्कर्दू 1 से PP उम्मीदवार सैयद तौकीर मेहदी जो हैं वो कामयाब हुए। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं GBA 9 स्कर्दू 3 से भी पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद जो हैं वो जीत गए हैं, और GBA 10 स्कर्दू 4 से पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली खान जो हैं वो फातेह करार पाए, और GBA 11 खरमंग से पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन हैं, और इसके साथ साथ GBA 12 शिगर से भी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार इमरान नदीम कामयाब हुए, और GBA 2 गिलगित से नून लीग के हफीजुर रहमान, जबकि GBA 22 गांचे 1 से भी मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इब्राहिम सनाई जीत गए हैं, और GBA 8 स्कर्दू की अगर हम बात करते हैं तो वहां से भी हम देख रहे हैं MWM के मोहम्मद काजिम ने कामयाबी हासिल की, और गिलगित 3 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास और GBA 6 हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम जो हैं वो फातेह करार पाएँ, और GBA 23 गांचे की अगर हम बात करें, गांचे 2 से आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली ने मैदान मारा है। और इसी तरह GBA 24 गांचे 3 से भी आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक जनाब कामयाब करार पाए हैं। तो अब तक के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो मज़ीद नताइज आते जाएंगे हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, और यकीनन अगर हम देखें तो 24 जनरल नशिस्तें हैं जिन पर बड़ा कांटेदार मुकाबला जो है वो हुआ, और अब तक 17 सीटें अगर हम देखें तो जनाब जो कोई भी 17 सीटें जीत जाएगा वो मैदान में आ जाएगा, यानी 17 का जो जादुई हिस्सा है वो हासिल करना बड़ा ज़रूरी है 24 नशिस्तों के अंदर से। और देखा जाए तो इस बार महम तकरीबन 400 से जायद आज़ाद उम्मीदवार जनाब वो इस इलेक्शन के अंदर थे। और पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो ने तो डेरे जमा लिए थे, महम बात है, और बड़ी भरपूर उन्होंने कैंपेन भी की, और उसी के नताइज जो है वो नजर आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब तक आगे है। पीपल्स पार्टी आगे, और हालांकि कहा यह जाता है कि जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही कहीं ना कहीं इक़्तिदार में आता है और हुकूमत बनाता है, लेकिन ये सारी बातें एक तरफ दावे वादे होते हैं, सियासतदान जाते हैं, अच्छी तगड़ी कैंपेन्स भी करते हैं, लेकिन जो अवाम के मसाइल हैं वो जूं के तू ही रहते हैं। तो मसाइल वहाँ बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बड़े शिकवा करते हुए लोग नज़र आते हैं, सड़कों की मुरम्मत के हवाले से शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। तो ये देखना है कि अवाम के मुतालिबात भी कोई मानता है, अवाम जिस चीज़ में एहतजाज करती है, आगे बढ़ बढ़ की बातें करती है, वो चीज़ सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है। इलेक्शन तो ठीक है, हो जाते हैं, सियासतदान आते हैं, कैंपेन्स करते हैं, तगड़ी तगड़ी कैंपेन्स करते हैं, अभी हम वीडियो में भी देख रहे हैं, फुटेज भी नज़र आ रही है, नारेबाजी भी हो रही है, तो सपोर्टर्स भी बड़े एक्टिव हैं, सियासतदान भी बहुत एक्टिव हैं, जीतने वाले भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। लेट्स सी कि जो भी पार्टी जीते एटलीस्ट वो आवाम की सुने, आवाम के मसाइल सुने और आवाम का हल भी निकाले। बिल्कुल जी, जिन्होंने आपको वोट दिया आप उनको डिलीवर करें, उनको जितनी भी बुनियादी सहूलियात हैं वो ज़रूर फराहम की जाएं। नाज़रीन, अब जिक्र कर लेते हैं बड़े ही अफसोसनाक दिलदोज़ वाक़े का। चंद रोज़ कबल कोयटा के सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर मानूर पर तेज़ाब फेंकने का दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां लोग जिंदगी बचाने आते हैं वहां एक मसीहा की जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया।
लेकिन अब इस हवाले से एक बड़ी और सनसनीखेज पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इस बुज़दिलाना वाक़े का मरकजी मुलजिम हुमायूं शाह, जो अस्पताल का ही लिफ्ट ऑपरेटर था, नोशकी बस स्टॉप के करीब पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। बताया जा रहा है कि मुलजिम ने खातून डॉक्टर को प्रपोज किया था। ताहम खातून डॉक्टर ने उसे ना सिर्फ डांटा बल्कि इस अमल पर उसकी जो शिकायत है वो आला हुकाम को भी की गई। बस फिर इसी झूठी अना और बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंका। बिल्कुल, और ये वाकया एक स्याह धब्बा था। वहाँ इंसानियत और बहादुरी की एक नई मिसाल भी हमने देखी। वार्ड बॉय अब्दुल रज़ाक ने डॉक्टर महानूर को तेज़ाब से बचाने के लिए अपनी भी जान दाव पर लगा दी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने बहादुर शहरी अब्दुल रज़ाक के लिए सिविल अवार्ड का ऐलान भी किया है। उज़ैर, यहाँ ठीक है, बहादुर हैं, ठीक है, मदद भी करने आए और ऐलानात भी हो रहे हैं, एजाज़ात से भी नवाजा जा रहा है, वो सारी बातें एक तरफ, ठीक है। जहाँ एक तेज़ाब फेंकने वाला था वहाँ एक हीरो भी करार पाया, लेकिन ये वाकया हुआ क्यों, होता क्यों है? औरतें महफूज ही नहीं हमारी सोसाइटी। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। जब देखो औरत को टारगेट किया जाता है, प्रपोज कर रहे हैं, नहीं मानी, गए, धड़ल्ले से आप एंटर होते हैं अस्पताल में और तेज़ाब फेंक देते हैं। मतलब कोई खातून के लिए, डॉक्टर के लिए सिक्योरिटी नहीं है, किसी खातून के लिए। मतलब ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किसी भी वर्क प्लेस पर अगर कोई औरत काम कर रही है, मतलब वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, और अगर अपनी मर्जी से उसने रिजेक्ट कर दिया, ना कह दिया है, तो फिर आपकी कौन सी अना है, जो गैरत है, जो आपकी मुतासिर हो जाती है और आप जाते हैं और औरतों को निशाना बनाते हैं। मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आती, ये कौन सी मर्दानगी है, ये क्या एक्ट है, ये हरकत करके आप क्या शो करना चाहते हैं कि आप सुपीरियर हैं और औरत कुछ भी नहीं है, औरतें कोई हकूक ही नहीं रखती हैं। ये सोसाइटी का कोई आज का वाकया नहीं है, ये अलमिया हो गया। इससे पहले हमने कितने बच्चियों के ऐसे केसेस देखे, घर में घुसकर मार देना, आपने गन पॉइंट पे उठाया और गोली मार दी। मतलब ये अजीब मसाइल शुरू हो चुके हैं। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और अगर कोई बहादुरी कर भी दी है, ठीक है, वो एजाज़ एक तरफ है। खैर, ये जो भी मामला, इस पर सारी तफसील से बात करने के लिए ब्यूरो चीफ सुनो न्यूज़ कोयटा किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि क्या पेशरफ्त हुई है आगे। बताइएगा, मुलजिम हुमायूं जो शाह है, सिविल अस्पताल का लिफ्ट ऑपरेटर था और रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर ने इसकी शिकायत भी की थी, तो क्या एक्शन लेने में ताखीर हुई या तेज़ाब फेंक जाने का कोई और मुहर्रिक भी सामने आया है? देखिए मैम, यकीनी तौर पर ये हमारे माशरे का एक ऐसा दाग है जो शायद तेजाब से ज्यादा झुलसा हुआ नजर आता है। और हमेशा से इस तरह के वाकयात हमने देखे हैं कि खास तौर पर बलूचिस्तान में, जहाँ पर खवातीन की इज्जतों को इस तरह से जो है वो रोन दिया जाता है और सिर्फ अपनी अना को आगे रखा जाता है। ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसमें भी हमारी जो पुलिस के जो आला हुकाम है, हमसे जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि एक मामूली लिफ्ट ऑपरेटर था जो कि रोजाना उस डॉक्टर महानूर को जो है वहाँ ड्यूटी से अंजाम देते हुए देखता था, और उस हवाले से उसने कई बार प्रपोज करने की भी कोशिश की था। हम डॉक्टर ने न सिर्फ उसे मना किया बल्कि उसकी जो शिकायत थी वो भी आला हुकाम को दी, और शायद यही वो गिल्ट था जो उसे इस घिनौने अमल पर जो है जिसने मजबूर किया। और सीसीटीवी फुटेज में भी हम देख सकते हैं कि वो डॉक्टर जो कि अपने पेशा वाराना खिदमात जो है अंजाम दे रही थी सर्जिकल वार्ड में, कोयटा का जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर, और उसी दौरान उसने जो है वो उन पर तेजाब जो है वो फेंका और फौरी तौर पर जो है वहां से भागने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसका ताकुब किया और जो है वो नोशकी फरार होना चाहता था, जहां पर बस स्टॉप पर उसे रोका। इस दौरान उसने जो है वो पुलिस पर भी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में मुलजिम जो है वो हलाक हुआ। दूसरी तरफ हमने देखा कि इसी सिविल हॉस्पिटल का ही एक और मुलाजिम रज़ाक तराकई जो है वो उसने तमाम खतरात की परवाह ना करते हुए जो है वो डॉक्टर महानूर को बचाने की पूरी कोशिश की, और इसी दौरान वो खुद बहुत शदीद जख्मी हुआ। 2 रोज जो है वो अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद अब जो है उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ जो डॉक्टर महानूर है वो किफायत, हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि हमें बताइएगा कि मुलजिम अपने अंजाम को पहुंच गया है और जो अब्दुल रज़ाक है उसको भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर महानूर को एयर एम्बुलेंस किया गया है, इस वक्त कहां पर वो जेर इलाज है और उनकी कंडीशन के हवाले से क्या बताया गया है? जी, डॉक्टर महानूर इस वक्त कराची के आगा खान हॉस्पिटल में जो है वो जेर इलाज है। फौरी तौर पर जब ये वाकया पेश आया था तो वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानब से उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल किया गया। जो हमारी बात हुई लास्ट कराची के अस्पताल में इंतजामिया से, तो उनका ये कहना है कि बहुत जल्दी से रिकवरी जो है वो जारी है और डॉक्टर महानूर की हालत जो है वो अब न सिर्फ खतरे से बाहर है बल्कि वो बहुत जल्दी से रिकवर भी कर रही हैं। जो तेजाब के हवाले से जो जख्म उन पर आए थे उनमें भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी से ये जख्म जो है वो भरे जा रहे हैं और
फौरी तौर पर उन्हें जो है बेहतरीन तिब्बी इमदाद जो है फराहम की जा रही है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी जो है वो इस इलाज में ताउन किया जा रहा है और बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो खुद इस मामले को बहुत जो है वो इलाज में तो seriously ले रही है। ताउन किया जा रहा है। किफायत सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी उनकी कंडीशन के हवाले से, कहा यह जा रहा था कि उनकी पता नहीं आंख की बीनाई भी मुतासिर हुई है, इस हवाले से भी कुछ बताएं। जी, डॉक्टर्स के मुताबिक जो है उनकी दोनों आंखों की जो बिनाई है वो बहाल है और वो इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि जो जख्म है वो भी तेजी से जो है वो हील हो रहे हैं और साथ ही साथ उनको जो प्लास्टिक सर्जरी और दीगर जो मामला है उनके हवाले से भी तमाम तर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं आगा खान के वो इस तमाम तर मामले को जो है वो देख रहे हैं और उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स के मुताबिक कि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है और वो बहुत जल्द जो है वो सेहतयाबी की तरफ गामजन है और बहुत जल्द जो है उन्हें हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अच्छा, किफायत हमें ये भी बताइएगा कि जो सिविल हॉस्पिटल है एक तो हसास इलाके में भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है बलूचिस्तान का, तो यहाँ पे हमें बताइएगा कि क्या इंतजामात हैं, क्या मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं हॉस्पिटल की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, कि कैसे कोई जो मुलाजिम है वो तेज़ाब लेकर अंदर दाखिल हो गया और उसने ये एक्ट कर दिया, किसकी गफलत थी, किसने चेक नहीं किया, इस मामले पर भी क्या कोई छानबीन जारी है? जी बिल्कुल, पुलिस ने इस मामले की जो एफआईआर है वो दर्ज करके जो तहकीकात है उसका आगाज कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है वो तमाम तर वो लोग के जो इसमें मुलविस करार दिए जा रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो हम देखते हैं कि अस्पताल में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम होते जरूर है, मगर चूंकि ये एक अस्पताल का ही मुलाजिम था तो इसलिए उसको उस तरह से चेक नहीं किया गया कि जिस तरह से एक आम शहरी को जो है अस्पताल में दाखिल होते वक्त चेक किया जाता है। तो शायद यही वो गफलत होगी कि जिसका फायदा बेशक गफलत होगी, लेकिन किफायत जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनको प्रपोज किया गया और उन्होंने इनकार किया, रिजेक्ट किया और बार बार फिर उन्होंने शिकायत भी लगाई, तो उन शिकायत को क्यों नहीं सुना गया? इस तरह वर्क प्लेसेस पर अगर कोई चीज़ होती है जिसकी कंप्लेन की जाती है, क्या कोई वहाँ सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है कि उस पर कोई सख्ती की जाए? अगर वो इतना तंग कर रहा था तो उसको फिर निकाल देना चाहिए था ना वहाँ से। जी बिल्कुल, यही वो एक अहम नुक्ता है कि जिस पर जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस इंसान की शिकायत पहले की गई थी तो उसको क्यों नहीं इतना सीरियस लिया गया, और शायद यही वजह थी कि उस शिकायत को इतना सीरियस ना लेते हुए उसे सिर्फ डांट डपट करके जो है वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई और उसका अंजाम ये हुआ कि वो एक अफसोसनाक अमल जो है ये करार पाया। यही वजह थी जिस पर जो डॉक्टर्स हैं यानी कि यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है कि बिल्कुल किफायत एहतजाज किया जा रहा है। हमें ये भी बताइएगा कि क्या ये भी आइडेंटिफाई हो सका कि किस कहां से और किस कदर आसानी से ये तेजाब जो है वो हासिल किया गया इस मुलजिम की जानिब से? क्या उस दुकान का पता लगाया गया, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई? जी, इस तमामतर मामले पर भी पुलिस ने जो है वो तहकीकात की है, चूंकि इस तरह का जो तेजाब है उसके जो है खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद है और उसके बावजूद जो है वो जिस जगह से इसको ये तेजाब जो है वो हासिल हुआ उस जगह पर भी हमने देखा कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और वो दुकानदार की जिसने बहुत आसानी से ये तेजाब जो है वो उसके हवाले किया उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सही, बहुत शुक्रिया किफायत, आपने तफसीलन इस हवाले से हमें अपडेट किया है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई तकलीफ दे वाक़या है। जब ये फुटेज मेरे सामने आई तो वाकई एक बार आप कांप जाते हैं। उज़ैर बीइंग अ गर्ल, ये बहुत टफ है इस तरह के मुआशरे में सर्वाइव करना, काम करना, पढ़ लिख कर तरक्की करके आप एक डॉक्टर भी बन जाएं तो यू नेवर नो कि आपके साथ कौन क्या कर जाएगा। तो मतलब अगर मुआशरे में औरत का उसके हकूक नहीं मिल रहे, उसको उसकी सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो फिर कहाँ का ये मुआशरा है? इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, स्पेशली आदमियों को। ये कौन सी मेल ईगो है आप लोगों की जो हर्ट हो जाती है? आपको इनकार हो जाए तो आप हर्ट हो जाते हैं। वैसे आप कहते हैं बड़ी मर्दानगी, हम सुपीरियर है, हम ये कुछ हैं। तो वाकई वो जो मीम चल रही है कि लॉजिकल सोचते ही नहीं है, इमोशनल आप औरतों को कहते हैं लेकिन लॉजिकली आपका ब्रेन कहाँ काम नहीं करता कि एक इंसान को रिस्पेक्ट करना और नो को आपको हजम करना जो है वो आना चाहिए। और इस मामले पे सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो वो लोग भी कसूरवार हैं, आला हुकाम जिनको शिकायत की गई हॉस्पिटल की इंतजामिया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो बजाय ये कि किसी छोटे मुलाजिम पे कि जनाब उसने चेक नहीं किया कि तेजाब की बोतल लेकर वो अंदर चला गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन उन इंतजामिया के खिलाफ भी जनाब उन्हें भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए जिन्होंने शिकायत होने के बावजूद, डॉक्टर मानूर की शिकायत आने के बावजूद उस लिफ्ट ऑपरेटर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और फिर उसका नतीजा और ये निकला। ये ज्यादा तकलीफ दे अमल है। उस डॉक्टर का क्या कसूर है? सारी जिंदगी आप टॉर्चर में भी रहेंगे और फिर उनका फेस पर इस तरह फेंक देना। खुदा ना खास्ता शुक्र है कि कहा यह जा रहा था कि उनकी बेनाई चली गई है, तो शुक्र है कि उनकी बेनाई अभी ठीक है, लेकिन जो अब आगे सर्जरीज होंगी, क्या क्या कुछ होगा, वो सारी जिंदगी उस टॉर्चर, उस ट्रॉमा से तो गुजरेंगी ना। और वो सर्वाइव करना है ऐसे, क्या मतलब ये मुआशरे का आप चेहरा दिखा रहे हैं दुनिया की को, और क्या इमेज बिल्ड कर रहे हैं? खुदा
खुदा का वास्ता कोई होश के नाखून ले, जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सख्ती से रोकने की जरूरत है। वो तो ठीक है, एक बहादुर शख्स था, उसने मदद करने आ गया, ठीक है, हैट्स ऑफ टू हिम के चलो वो मदद करने आया है। वहां भी हम देख सकते हैं एक तरफ अगर इस तरह के आदमी है तो दूसरी तरफ इस तरह के भी हैं। लेकिन ये कौन सी फ्रस्ट्रेशन है जो आपकी, जो ना पर इतने ज्यादा आपकी अना जो है वो मुतासिर होती है। माजरत के साथ कोई अब तो अल्फाज भी नहीं रहे। ब्रेक शामिल ब्रेक का करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब वो सेगमेंट आ चुका है जिसका आप सबको इंतजार रहता है कि इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहने हैं, और गर्दिश में हैं या फिर कुछ बेहतरी की कोई इशारे मिल रहे हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं दाऊद अहमद दाऊद साहब के तरफ और जानते हैं कि जी इस वीक क्या कह रहे हैं स्टार्स। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जनाब, जून का महीना 9 जून को मार्स आ रहा है टॉरस में, और जब मार्स टॉरस में आता है तो फिर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आसमानी कौंसल में, नई जिद्दत, नए फैसले, नई तब्दीलियां और डिटर्मिनेशन बहुत चेंज हो रहा है। पैसे की फरावानी के साथ साथ कुछ ज़ोडिक साइन की जिंदगी अब बदलने जा रही है। और दाऊद साहब हमें ये भी बता दीजिएगा कि सूरज 12 सितारों के बिल्कुल करीब तो नहीं आ चुका? बिल्कुल इस जवाब के बाद एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल जनाब, गर्मी की बात कर रहे हैं आप, और गर्मी तो है, मगर आप यहाँ पे ठंडा माहौल बना के एसी लगा के इसको पूरा जबरदस्त कर रहे हैं। तो जनाब एरीज पुरशमल की बात करें तो इस वीक में एरीज वालों के पास बड़ी कामयाबियां, अपॉर्चुनिटीज और जबरदस्त किस्म की एनर्जी नजर आती है। आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो अल्लाह आपको कामयाबियां देगा। बिल्कुल मास की एनर्जी आपके साथ क्योंकि मौजूद है। और कल का दिन यानी कि 9 जून को आपकी तब्दीली जो कि टॉरस में जा रही है, तो आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आएगा। आप जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस जॉब, हर काम में हाथ डालेंगे तो कामयाबियां मिलेंगी। और जॉब और बिजनेस की बात करूं तो ख्वाहिशें पूरा होने का वक्त आ चुका है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में सेलिब्रेशन है। सोलमेट से मुतल्लिका, शादी से मुतल्लिका अगर है कोई प्रॉब्लम तो वो होंगी सॉल्व। हेल्थ की बात करूं तो ज़बरदस्त है, सेहत के मामलात, एजुकेशन बेहतरीन है तलबा तालबात की, और ट्रैवल एहतियात से करना है। और आयत करीमा का विर्द, और मून कहता है आगे खुशहाली है, और सन की एनर्जी आपको रोमांस और मोहब्बत की एनर्जी दे रही है। टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसा? टॉरस बुर्ज सौर अर्थ साइन के साथ ताल्लुक रखने वाले टॉरस बुर्ज सौर स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत सी चीज़ों के ऊपर कमांड मौजूद है, 2-3 ऑप्शंस के ऊपर काम मौजूद है। और बिल्कुल जनाब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ किंग ऑफ कप, कामों में बहुत पॉजिटिव आप फील करेंगे इस वीक में, जज्बाती नजर आते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे पैसा, घर, गाड़ी, एवरी एनर्जी में आप कामयाबियां समेटेंगे। जॉब और बिजनेस में चेंज ला रहे हैं, और लाना भी चाहिए क्योंकि मार्स का बिल्कुल जनाब टॉरस में जनाब आपको चेंज, जिद्दतें, ख्वाहिशें, पैसा, एनर्जी, एवरीथिंग आपको बूस्ट मिलेगा। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी कामयाबियां नजर आती हैं बिल्कुल इस वीक में। हेल्थ बेहतरीन है, वॉक भी कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल कर रहे हैं, एजुकेशन बेहतरीन है। और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द और मून मैसेज दे रहा है कि नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, क्योंकि जब मार्स आएगा तो गुस्सा आएगा, अग्रेशन होंगे, तो जज्बात को कंट्रोल रखिएगा। और सन कहता है विद इन द फ्यू डेज आपको वो कामयाबियां मिलेंगी जिनकी आपको तलाश थी। जबरदस्त। जेमिनी के सितारे, जेमिनी वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कामयाबियां हैं, तो ये वीक पॉजिटिव तब्दीलियों का है, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के हक में आ रही है। और यहाँ पे सेकंड कार्ड की एनर्जी में रूहानियत में इजाफा, दुआओं की कबूलियत का ख़ास दिन फ्राइडे का आपका, और बातों को अपने तक रखना, उसी से फ़ायदे, और किसी बात को दिल पर नहीं लेना, डिसहार्ट नहीं होना। एंड ऑफ द वीक में आप किस बात पे डिसहार्ट हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, वो जो नहीं हो रही उसकी वजह से दिल थोड़ा सा परेशान है। इसमें आप अपने बड़ों और बुजुर्गों से मशवरे से फ़ायदा उठाइएगा। बात करूँ आप लोगों के जॉब और बिजनेस की तो पुरसुकून तरीके से जो चल रहा है उसको चलने दें, चेंज ना लेकर आएँ। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी से बचना है, मोहब्बत में प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ बेहतरीन है आप लोगों की, एजुकेशन के मामलात में तलबा तालबात को फोकस बेहतर करना चाहिए बिल्कुल। तालीमी मामलात और रुझानात में प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग बिल्कुल करेंगे, आसानियाँ रहेंगी। और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द और गौर व फिक्र करें, मून कहता है। और सन आपको कहता है बी असर्टिव का मैसेज। और बुर्ज सरतान, बुर्ज सरतान कैंसर वालों की बात करूं तो इस वीक में बुर्ज सरतान
वाटर साइन, सुस्ती और काहली से निकलना है, मामलात में डिले हो सकता है। और यहाँ पे बात करूँ क्यों डिले हो सकता है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके इर्द गिर्द वाले आपको पहुँचाएंगे जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए कोई डिसीजन भी ले रहे हैं इस वीक में, लेकिन डिसीजन मशवरे से लें। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो ऑप्शंस आ रही हैं, नई ऑप्शंस है, नए काम, नए सिलसिले बढ़ेंगे। मोहब्बत में तो मोहब्बत तो मिलेगी, मोहब्बत में कामयाबी आप लोगों की इस वीक में। हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और या रहमान राहिमीन का विर्द और मून दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाएं, मून कहता है और सन कहता है फॉरगिवनेस, माफ करना सीख जाइए, माफ करना सीखें जी। अच्छा लियो बुर्जसद वालों की इस वीक की स्टोरी क्या रहेगी, तो लियो अचानक से बड़ी तब्दीली, बड़े फैसले, ये अचानक ही होने जा रहा है जनाब, आज से ही हो सकता है, बिल्कुल जनाब। अच्छा, लेकिन ये तब्दीली आपके लिए थोड़ा सा एहतियातकुन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेवल मौजूद है, लोग नेगेटिविटी, हसद की वजह से आपके काम खराब कर सकते हैं। बिल्कुल आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आते हैं, गुस्सा कंट्रोल रखें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सही सिमत, सही फैसले नेगेटिविटी के बगैर लेकर जाएं। जॉब और बिजनेस में बेहतरीन एनर्जी है, कामयाबी है, खासकर जो है जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा फ़ायदा है इस वीक में। मैरिज और रिलेशन बेहतरीन रहेगी, हेल्थ 50-50 की एनर्जी है, सेहत का ख्याल करें, एजुकेशन बहुत अच्छी है, ट्रैवलिंग ना करिएगा, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम, बिस्मिल्लाह व तवक्कल तो अल्लाह पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के लिए या हय्यु या क़य्यूम है, जिन जवाबात की आपको ज़रूरत है वो आ रहे हैं, ये चांद की एनर्जी कहती है और सन कहता है इन द नियर फ्यूचर कामयाबियाँ मिलेंगी। विर्गो बुरसुमला अर्थ साइन के साथ ताल्लुक रखने वाले, तो विर्गो डेथ कार्ड की एनर्जी से चेंज है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव हो रही है, तो चीज़ों और मामलात में एक पॉजिटिव चेंज है। कामों की भरमार और जिम्मेदारियां और बर्डन इस वीक में महसूस करेंगे। जॉब और बिजनेस की बात करें, जॉब और बिजनेस में बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके विजन, आपकी सोच और डिटर्मिनेशन की वजह से पॉजिटिव चेंज है। मोहब्बत में सेलिब्रेशन है, जिनकी शादियाँ हुई उनको खुशियाँ मिलेंगी, अपने फैमिली से बैठें, फैमिली के पास बैठे, और जिनकी शादी में डिले है इस वीक में कोई अच्छी खबर, अच्छी नवीद मिलेगी। हेल्थ की बात करें तो सेहत का ख्याल करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा। एजुकेशन में प्लानिंग की ज़रूरत है, लंबी प्लानिंग। और ट्रैवलिंग की बात करें तो खामोशी से करिएगा, प्रॉब्लम भी हो सकती है। और यहाँ पे पढ़ने के लिए या वहाबू या रज़ाक का विर्द और मून आपको मैसेज दे रहा है, आपके ख्वाबों को अमली मंसूबे की जरूरत है। और सन कह रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन को चूज करें जी। लिब्रा क्या कह रहे हैं? लिब्रा इस वीक की स्टोरी क्या रहेगी, तो जनाब एयर साइन, अपॉर्चुनिटीज, कामयाबी, बिल्कुल एस ऑफ कप के साथ आगाज है। लिब्रा वाले अपने मामलात में मुतल्लिका फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं अपने आप से कुछ चीज़ें बेहतर करने के लिए। इसमें थोड़ा सा डिले लेकर आए, कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए आपको मशवरे की ज़रूरत है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बेहतरीन एनर्जी है, मोहब्बत की बात करूं तो कामयाबी है, हेल्थ ज़बरदस्त है, ट्रैवल करेंगे। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मून मैसेज दे रहा है जीत के नताइज बिल्कुल मिलेंगे आपको। और सन कह रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, तो दूसरों से भी अपनी हेल्प लें जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आप लोग मशवरा करें और दूसरों से हेल्प लेके फ़ायदे उठाएं। स्कॉर्पियो बुर्ज चक्र वालों की इस वीक की स्टोरी क्या रहेगी, तो स्कॉर्पियो बेहतरीन आगाज़ है आपका, बिल्कुल ये वीक अपॉर्चुनिटीज़ वाला है और सेकंड गार्ड की एनर्जीज में बैलेंस कर रहे हैं। और बिल्कुल जनाब खुशियां और कामयाबियां, ये वीक स्कॉर्पियन के लिए एक पॉजिटिव तब्दीलियों वाला वीक है। जॉब और बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत की बात करें तो बिल्कुल अच्छी एनर्जी है, कामयाबी है, अजहार मोहब्बत का सही वक्त। और हेल्थ की बात करें तो बेहतरीन है, सेहत के मामलात, एजुकेशन ज़बरदस्त, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और सूरह फलक का विर्द और मून कह रहा है जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। और सन कह रहा है आप लोगों को ट्रस्ट, एतबार करना सीख जाएं। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस वाले क्या करने जा रहे हैं? अच्छा जी, आपने नेगेटिविटी से निकलना है, अपने कामों और अपने मामलात से मुतल्लिका मोहतात रहना है। यहाँ में बात करें बिल्कुल प्लानिंग की ज़रूरत है और एहतियात का वीक है, बातों को जितना अपने तक रखेंगे उतना ही फ़ायदा उठाएंगे। जॉब और बिजनेस की बात करें तो माली मामलात थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अखराजात को कंट्रोल करें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में है कामयाबी, हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है, एजुकेशन में प्रॉब्लम, ट्रैवल कर सकते हैं। और सूरह फलक का विर्द ज़रूर करिएगा। मून एतमाद कामयाबी की कुंजी है। और सन कह रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ।
कैप्रिकॉन बुर्जदी की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, पावरफुल पॉजिटिव चेंज के साथ ये वीक गुजारेंगे और ये वीक जो है ये इस तरह मुदब्बराना सोच और पॉजिटिव फैसलों से आगाज का बिल्कुल जनाब। किंग ऑफ कप भी है, पॉजिटिव एनर्जी, कामयाबियां भी मिलेगी और जज्बाती नजर आते हैं इस वीक में। मोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं आपके इस वीक में। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो चेंज लाना चाहते हैं अपने कैरियर में। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में चैरिटी की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे हेल्थ बेहतरीन है बिल्कुल जनाब। एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं और यहाँ पे पढ़ने के लिए या अल्लाह या रहमान मून कह रहा है मोहब्बत के सिलसिलों में इजाफा हो सकता है। और जनाब सन कह रहा है नो नीड टू वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं होना। जबरदस्त। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी क्या नजर आती है? तो एक्वेरियस वाले जिस काम में हाथ डालेंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और जनाब यहाँ पे रूहानियत में इजाफा, अपनी बातों को अपने तक रखिएगा। एक्वेरियस वाले किसी बात को दिल पर मत लें, डिसहार्ट ना हो। कौन सी बात है जो दिल पर को ये नेगेटिव एनर्जी लोगों की बुग़्ज़ हसद कीना आपके ऊपर असर कर रहा है। एंड ऑफ द वीक में फ्राइडे और सैटरडे एहतियात रखिएगा। अगर मैं बात करूँ आप लोगों के जॉब बिजनेस की तो जॉब और बिजनेस में पॉजिटिव चेंज है। अपने कैरियर में इस वीक में आप बड़ी पॉजिटिविटी फील करेंगे। मोहब्बत बेहतरीन रहेगी, हेल्थ ज़बरदस्त, पानी का ज़्यादा इंटेक लें। एजुकेशन में प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग बिल्कुल करेंगे और पढ़ने के लिए या अल्लाह या रहीम एक नया आगाज़ हो रहा है, मून कह रहा है और सन कह रहा है लेट गो। लास्ट वन पाइसेस। स्पाइसिस बुर्ज हॉट इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। उदासी, नेगेटिविटी और टेंशन से निकलना है। मामलात को डिले नहीं करना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डबल माइंडेड नजर आते हैं किसी बात को लेकर। किस बात को लेकर डबल माइंडेड? कुछ चेंज, बड़ी कामयाबियां करने के लिए, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा काम करना है, इसलिए आप कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो उस तरीके से स्पीड नहीं बढ़ रही, इसलिए वहां पे अपने फैसलों को अहमियत दें। जॉब और बिजनेस में आप लोगों ने एग्रीमेंट जरूर साइन करना है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। मोहब्बत की बात करें तो वालिदैन के फैसलों को फौकियत दें। हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है, नींद पूरी करें। एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल कर सकते हैं, एक आध ट्रैवलिंग हो सकेगी। और पढ़ने के लिए या अल्लाह या रहमान और मून मैसेज दे रहा है आपकी मेहनत रंग ला रही है और सन कह रहा है इफ यू बिलीव, अपने बिलीव सिस्टम को मजबूत रखिए। मजबूत रखें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। ये सितारों का हाल था और इसलिए आपने अब देखना है कि अगर गर्दिश में है तो थोड़ा सा एहतियात करें और अगर नहीं है तो हैप्पीली एंजॉय करें। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कानों में रस घोलती हैं और सीधी दिल पर दस्तक देकर हमें झूमने पर मजबूर कर देती हैं। और जब बात हो पॉप और भंगड़ा म्यूज़िक के बादशाह अबरारुल हक की तो जोश खुद ब खुद जो है वो डबल हो जाता है। और हमारे बचपन से लेकर शादियों से लेकर हमने बचपन की शादियाँ देखी हैं, भंगड़ों पर नाचना, आज तक की जो पार्टीज़ की रौनकें हैं वो अबरारुल हक के गानों से ही जो है वो चार चांद लग जाते हैं। और वो नया गीत लेकर आए हैं जिसका नाम है हुस्ना दी सरकार। माम हुस्ना दी सरकार की ख़ास बात यह है कि इसका म्यूज़िक डॉक्टर ज़ियूस ने तैयार किया है, जबकि रैप ने हुस्ना दी सरकार को ग्लोबल टच भी दिया है। सोशल मीडिया पर रिलीज़ होते ही ये गाना ट्रेंड भी कर रहा है और अबरारुल हक ने जनाब एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो वाकई म्यूजिक इंडस्ट्री के सरकार हैं। ज़बरदस्त गाना है और वाकई झूमने पर मजबूर कर देता है। और मुझे लगता है अब आगे जितनी भी शादियां या कोई भी पार्टीज या बर्थडे पार्टीज या 100 किस्म की जो भी आपकी एंजॉयमेंट है उसके लिए गाना तो फिक्स हो, डेडिकेट भी किया जा रहा होगा ना, एक दूसरे को भेजा भी जा रहा होगा वॉइस नोट। हुस्ना दी सरकार बिल्कुल ऐसे ही है। अब म्यूजिक के मैदान से खेल की तरफ लैंड कर जाते हैं। खेल सिर्फ एक ऐसी तफरी नहीं है कि जो जज्बा बढ़ा देती, बल्कि एक ऐसा जुनून है जो दुनिया के कोने कोने में रहने वाले इंसानों के दिलों को एक साथ धड़कने पर मजबूर कर देता है। और जब बात हो दुनिया के सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेल फुटबॉल की तो ये जुनून हदें पार कर जाता है। और नेटफ्लिक्स और फीफा ने मिलकर दुनिया भर के अरबों फुटबॉल फैंस को एक ऐसा अनोखा और अछूता तोहफा दिया है जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा, ना कभी हमें देखने को मिला। और फीफा ने नेटफ्लिक्स गेम्स के इश्तराक से फीफा वर्ल्ड कप लॉन्च एडिशन का ऐलान किया, जो 11 जून को ठीक उसी दिन रिलीज हो रहा है जिस दिन अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में वर्ल्ड कप का मेला सजने जा रहा है। नेटफ्लिक्स आरिफीन के लिए ये गेम बिल्कुल फ्री होगी जनाब, कोई बाय नहीं करनी पड़ेगी आपको। और गेम में 48 टीमें, 16 शानदार स्टेडियम्स और 1200 से ज्यादा हकीकी फुटबॉलर्स शामिल किए गए हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि इस बार आप सिर्फ वर्ल्ड कप देखेंगे नहीं बल्कि
इसे खुद से खेलेंगे भी। तो ये तो वहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर है वाकई। जितने भी फुटबॉल फैंस हैं, फुटबॉल के बड़े बड़े शदाई हैं उज़ैर, और हमें लगता था बस नेटफ्लिक्स पर हम फिल्में देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, सीज़न देख सकते हैं, लेकिन फुटबॉल जो शायकीन हैं जिनको बहुत शौक है खेलने का, तो उनके लिए तो भाई मौजें। बड़ी थोड़ी ज्यादा देर हो गई है कि नेटफ्लिक्स पर कोई अच्छी मूवी नहीं वाकई नेटफ्लिक्स ने भी सोचा है कि जनाब सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो हैं और जो फीस है मंथली वो तो लोग भर ही रहे हैं, तो उनकी एंटरटेनमेट के लिए अगर कोई चले मूवी अच्छी नहीं आ रही तो फिर कोई गेम्स में उन्हें जनाब को तफरीह फराहम की जाए। मैं भी सोच रही हूँ, मैंने भी सब कुछ सोचा ना आपने? देख लिया। आप गेम में कोई अच्छी मूवी, कोई अच्छा सीजन अभी तक नहीं हमें देखने को मिल रहा काफी देर से। बिल्कुल अच्छा सीजन की आपने बात की है, गर्मी के मौसम का सीजन ये जो सीजन चल रहा है, इससे एक और मैं खबर अपने नाजरीन के साथ शेयर कर देती हूँ। गर्मी का जैसी मौसम आता है मच्छरों का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आज की खबर जरा मुख्तलिफ है क्योंकि इस बार मच्छरों के खिलाफ जंग में स्प्रे नहीं बल्कि खुद मच्छर ही मैदान में उतारे जा रहे हैं। गूगल ने जी एक दिलचस्प साइंसी मंसूबा पेश किया जिसके तहत अगले 2 सालों में 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख मच्छर फिजा में छोड़े जाएंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि पहले ही मच्छरों ने जीना हराम किया हुआ है, ऊपर से गूगल मजीद मच्छर छोड़ रहा है। तो जनाब ये दरअसल एक बहुत ही ज़बरदस्त एक टेक्निक भी है, लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए ये मच्छर, और इनमें एक ख़ास बैक्टीरिया डाला गया है। जब ये आम मच्छरों से मिलेंगे तो उनके अंडे जो हैं वो नहीं फूटेंगे और यूं मच्छरों की जो नस्ल है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्त। और इंटरेस्टिंगली ये नर मच्छर इंसानों को काटते भी नहीं हैं। गूगल ने इस प्रोग्राम का नाम डीबग रखा है और अमरीकी एजेंसी से इजाज़त मांगी है ताकि तजर्बा शुरू किया जा सके। मंसूबे के पहले साल 16 मिलियन और दूसरे साल मजीद 16 मिलियन नर मच्छर फ्लोरिडा कैलिफोर्निया में छोड़े जाएंगे। और माहिरीन के मुताबिक ये तकनीक कोई नई नहीं है, पहले भी फसलों को बचाने के लिए माजी में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। तो अब देखना ये कि मच्छरों के खिलाफ ये नई फौज कितनी कामयाब साबित होती है। और हमारी तो दुआ है कि गूगल का ये फॉर्मूला कामयाब हो जाए ताकि दुनिया भर से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। और हम देखते हैं कि जब ये बीमारियां फूटती हैं तो फिर उसके बाद बहुत सारी कीमती इंसानी जानें वहाँ ज़ाया हो रही होती हैं। बस दुआ ये कि ये मंसूबा कामयाब हो जाए। अगर ऑपोजिट हो गया इससे कि जिनको वो मारने आए हैं उन्हीं से इफेक्ट होके ये भी अगर वैसे हो जाए तो सारे मच्छर दुगने तिगने मच्छर होके आपका जीना जो है हराम भी कर सकते हैं। तो ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि ये जो मंसूबा ये कामयाब हो जाए। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है, सोचने में लगता है कि हाय गूगल इतने सारे मच्छर छोड़ेगा तो देखें ये ऐसा दुश्मन है जिससे अपना बचाव करना बड़ा मुश्किल है। आप देखें, आप अपनी तरफ से फुल स्लीव शाम को पहन के निकलते हैं, माहिरीन जितनी हिदायत देते हैं उस पर अमल भी करते हैं, लेकिन जनाब हाथ जो है उनका क्या करें, ग्लव्स तो पहन नहीं सकते। एक और साइंस ये भी कहती है इनके भी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, ये भी अट्रैक्शन देखकर कलरफुल जबरदस्त अच्छे कपड़े पहने। अगर मच्छरों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बस फिर आप उनका निशाना है, तो यहाँ से भी बचना होता है। मतलब कोशिश ये क्या करें कि यानी ये भी जात पात देखते हैं। वैसे यही है, ठीक है, इजाजत ही लेनी चाहिए मुझे, जिस तरह आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।